बताया कि मंगलवार की शाम को 2 अज्ञात आतंकवादियों ने स्थानीय मस्जिद के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर निरीक्षक पर उस समय अंधाधुंध फायरिंग कर दी जब वह रात 8 बजे नमाज अदा करने जा रहा था। यह घटना श्रीनगर जिले के मेगनवाजी नौगांव इलाके में हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 2 आतंकवादियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पुत्र गुलाम नबी डार पर पिस्तौल से उस समय गोली चलाई जब वह मगरिब की नमाज अदा करने जा रहे थे। ये पूरी घटना आप देख पा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी में कैद हुई है। 2 आतंकवादियों ने हत्या की है, पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की है, पिस्तौल से पुलिस को गोली मारी है और ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस इंस्पेक्टर मगरिब की नमाज अदा करने जा रहे थे। और अगली खबर गुजरात से, जहां की राजकोट में पानी में एक कार बह गई। कार में सवार 3 लोगों में से 2 महिलाओं को बचा लिया गया जबकि एक शख्स की मौत हो गई। 2 महिलाओं को रेस्क्यू करके बचाया गया है। राजकोट में किस तरीके से कार पानी में बही है तस्वीरें आपके सामने है। एक व्यक्ति की हालांकि जान चली गई है जबकि एक शख्स को बचा लिया गया। 2 महिलाओं को बचा लिया गया है, तो 3 में से 2 को बचाया गया है और एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। आपको बता दें मानसून का सीजन है और ऐसे में कई राज्यों में जिलों में बारिश हो रही है और कई बार लापरवाही की वजह से भी ऐसे हादसे हो जाते हैं। कार में सवार 3 लोगों में से 2 महिलाओं को बचाया गया है लेकिन एक शख्स की यहां पर जान गई है। और खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां मंगलवार की शाम हुई अचानक बारिश के बाद ग्रामीण क्षेत्र सिंगोट में हालात बदतर हो गए। भारी बारिश से छोटी नदी और नाले उफान पर आ गए। सिंगोट के भाम नदी में बारिश का जलस्तर बढ़ने से डेहरिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया। नाले का पानी गांव में घुसने लगा। सिंगोट के साईं मंदिर, हाट बाजार में पूरी तरीके से पानी भर गया। सिंगोट के पटवारी कार्यालय में भी पानी अंदर तक घुस आया। स्कूल और मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूब गई। और खबर छिंदवाड़ा से, जहां घोघरा वाटरफॉल में फंसे 12 लोगों को आखिरकार सुरक्षित बचा लिया गया। यह परिवार यहां पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। इस दौरान ये लोग घोघरा वाटरफॉल में फंस गए थे। हालांकि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आप छिंदवाड़ा की देख रहे हैं। घोघरा वाटरफॉल में फंसे लोगों को आखिरकार बचा लिया गया। सभी लोगों को 12 लोग थे, उनको बचाया गया है। पिकनिक मनाने ये परिवार आया था, इनकी जान बच गई। नरसिंहपुर के गोटे गांव में सड़क किनारे लगा महुआ का भारी भरकम पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा गोटे गांव जबलपुर मार्ग पर बरगी कॉलोनी के पास हुआ। पेड़ में दबे 2 युवकों में से एक स्कूटी चालक साहब सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को जिंदा निकाला गया। लोगों ने अपने स्तर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। गुना में पारिवारिक विवाद में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस का भी खौफ लोगों में नहीं दिखा। विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस से लोग भिड़ गए। इस दौरान युवक ने पुलिस को जमकर गालियां दी। गुना के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के बीनागंज में घटी इस घटना के दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। और बात छत्तीसगढ़ की, जहां के कोरबा में पाइप में फंसे सांप का आखिरकार रेस्क्यू कर लिया गया। जमनी पाली में एक घर की पाइप में सांप बुरी तरीके से फंसा हुआ था। घर के लोगों ने पाइप को बाहर फेंक दिया। सांप को तड़पते किसी राहगीर ने देखा और सर्प मित्र अविनाश यादव को तुरंत कॉल किया गया। अविनाश और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मुश्किल से पाइप को काटा और सांप को बाहर निकाला। रेस्क्यू करते समय सांप जख्मी भी हो गया, लिहाजा उसकी मरहम पट्टी भी की गई। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। और बिलासपुर में एक अनोखी शादी हुई।
कोरोना की वजह से स्वीडन में रह रहे रोहित जोशी और हर्षिता ने ऑनलाइन शादी की। भारत में इन दोनों ने सगाई की है, लेकिन इस बीच रोहित और हर्षिता स्वीडन चले गए और फिर कोरोना संकट का दौर शुरू हो गया। दोनों ने माता पिता का स्वीडन जाना मुमकिन नहीं था, दोनों के माता पिता का, लिहाजा घर वालों ने शादी का ये अनोखा तरीका निकाला। वीडियो चैट पर पंडित ने दोनों की शादी कराई। यही नहीं, वीडियो चैट पर भी 100 रिश्तेदार जुड़े और इन लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। भारत की टाइमिंग के मुताबिक रात 7:30 बजे से शादी की रस्में शुरू हुई। पंडित बिलासपुर से ही मंत्रोच्चार करते रहे और पूजा की विधि समझाते गए। उन्हें हर्षिता और रोहित फॉलो करते रहे। करीब 2.5 घंटे में यह विवाह संपन्न हुआ। हरदा से एक हैरान कर देने वाली खबर। हरदा जिला अस्पताल में एक महिला ने असामान्य बच्ची को जन्म दिया। नवजात बच्ची के दोनों पैर घुटने के नीचे उल्टे हुए हैं। वहीं बच्ची की हाथ के पंजे पीठ की ओर मुड़े हुए हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर इसे दुर्लभ केस मान रहे। बच्ची का वजन भी काफी कम है, लिहाजा बच्ची SNC वार्ड में भर्ती है। अस्पताल की नर्स बच्ची की देखभाल कर रही है। वहीं बच्ची के कमजोर होने पर उसके माता पिता को नहीं सौंपा गया है। एक बच्ची जिला चिकित्सालय हरदा में जन्मी है। बच्ची कमज़ोर है, 1 किलो 600 ग्राम की नॉर्मल डिलीवरी द्वारा जन्म हुआ है। ऐसे बच्चों को जो समय पर और छोटे होते हैं उनको IUGR कहते हैं, जिनका माँ के पेट में विकास नहीं हो पाया बराबर। और साथ ही ये है कि बच्ची जब जन्मी तो उसके पैर जो हैं वो उल्टे पाए गए, मतलब पंजा जो है वो पीछे की तरफ है, पीछे का फुट जो होता है वो आगे की तरफ है, पूर्णतः घूमे हुए हैं पैर। ये एक बहुत ही रेयर मामला है। जैसे क्लब फुट एक बीमारी है जो आमतौर पर हम देखते हैं जिसमें पैर तिरछे होते हैं, वो सामान्य तौर पे मिलते हैं। बेबी आप पप्पी विक्रम की डिलीवरी जो है जिला चिकित्सालय हरदा में हुआ है इसका जन्म, और इसके पैर जो है पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, जो कि एक असामान्य विकृति है। चूँकि आजकल सरकार की मंशा ये रहती है कि डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल में हो, ताकि इस तरह की जो विकृतियाँ आती हैं तो उसका समय पर उपचार किया जा सके। सरकार ने एक RBS की समिति बनाई है। RBS की के अंतर्गत जन्मजात विकृतियों का ही इलाज निःशुल्क सरकार द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की विकृतियों का पूर्णतः उपचार संभव है। सर आपका शुभ नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर दीपक दुगाया, प्रभारी SNC। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़े हैं हरदा से। प्रवीण, ये बहुत ही असामान्य मामला है, दुर्लभ केस मान रहे हैं डॉक्टर। अब जो बच्ची है उसे माता पिता को नहीं सौंपा जा रहा है। क्या माता पिता भी प्रयास नहीं कर रहे कि बच्ची को लें? जी कमरुद्दीन, ये जो मामला है हरदा जिला अस्पताल का मामला, जिले में अपने तरीका ये पहला मामला है जहाँ जिस तरीके की असामान्य बच्ची ने जन्म लिया है। और मेडिकल फील्ड के अनुसार ये जो मामला, ये ऐसे बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जब इससे बच्चों का जन्म होता है। डॉक्टरों का ये कहना है कि जो इस तरीके के जो बच्चे हैं उनका जो गर्भ में पूरी तरीके से विकास नहीं होता। यही कारण होता है कि उनमें इस तरीके की विकृतियां आ जाती है। जहां तक परिजनों की बात है, परिजन लगातार 3 दिनों से जिला अस्पताल में ही है। और चूंकि बच्ची कमजोर है, उसे SNC वार्ड में भर्ती कराया गया, उसे इन्फेक्शन का खतरा रहता है और इसके कारण बच्ची और परिजनों को अलग अलग रखा जाता है। जो परिजन है वो अलग वार्ड में है और जो बच्ची है वो अलग वार्ड में है। और यही कारण है कि परिजन जो है बच्ची से लगातार उनको दूर रखा गया। परिजनों से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका ये कहना है कि वो लगातार 3 दिनों से बच्ची के संपर्क में, डॉक्टर के संपर्क में है। और उन्होंने ये भी कहा कि बच्ची किसी भी हालत में हम उसका इलाज कराएंगे, वो हमारे परिवार की बेटी है। वहीं माँ का भी बुरा हाल है, क्योंकि माँ अभी उस स्थिति में नहीं है कि उसे घर ले जाया जाए। वो जिला अस्पताल में महिला वार्ड में एडमिट है। उसने एक बताया है कि चूंकि उनकी बेटी इस तरीके से हुई है और उन्हें इस तरीके की जानकारी, लेकिन चूंकि वो उनकी बेटी है तो वो उसका पूरी तरीके से इलाज कराएंगे और उसे घर लेकर जाएंगे। वहीं डॉक्टरों ने ये कहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो ऐसे बच्चे हैं उनकी जन्मजात विकृति जो होती है उसे समय पे ही उसका इलाज जो है जिला अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाता है। और सरकार ने इसके लिए एक समिति भी बनाई है और ये समिति इस तरीके के बच्चों का निःशुल्क इलाज कराती है। फिलहाल डॉक्टरों ने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन्हें बच्ची को दिखाया गया और उनकी रिपोर्ट आना बाकी, उसके बाद ही बच्ची का उपचार किया जाएगा। जी कमल। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां देने के लिए।
और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। मुसीबत इंसान को एक होने का सबक देती है, क्योंकि एक होकर मुसीबत का सामना ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा सकता है। कोरोना जैसी महामारी से बचने का भी यही एक तरीका है। तभी तो सरकार भी कह रही है कोरोना से बचने का टीका है संजीवनी। आपने लगवाया क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बदलते दौर में इस लोकोक्ति को सच होते देखना हो तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार चले आइए और देखिए, ईमानदारी से कोशिश की जाए तो कैसे शहरों के अलावा गांव-गांव तक टीका पहुंचाया जा सकता है। अलीपुर द्वार से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सुदूर पहाड़ी इलाके में बसा ये गांव अदमा है। यहाँ पहुंचने के दौरान ही जंगल और पहाड़ियों की पगडंडियों से गुजरते हुए आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आखिर भूटान की सीमा से लगे इस गांव तक पहुंचना क्यों इतना कठिन है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में देश की जीत सुनिश्चित करने के लिए अलीपुर द्वार के डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा दल बदल के साथ यहां पहुंचे और लोगों का टीकाकरण किया। और जेतु 45 से ऊपर लोग जन के लिए ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन द्वारा दे रहे थे, तो इन लोगों को, इस एज ग्रुप के लोगों को नीचे नहीं जाना पड़े। सब सेंटर भी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए बेसिकली जिला प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का टीम, ब्लॉक का टीम यहाँ सब अधिकारियों को लेके हम यहाँ पे आए और सब लोग जन को हम लोग वैक्सीनेशन दे रहे हैं। और डीएम सुरेंद्र कुमार मीणा की अगुवाई में यहाँ पहुंची टीम ने गांव के लोगों के तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए आश्वस्त किया, जिसके बाद गांव के तमाम योग्य लोगों ने खुशी खुशी टीका लिया। आया कितना बुरा आदमी जाना न पाता था, लेकिन आज यहाँ पे गाँव में पहुँचे के लेके हमको वैक्सीन लगा दिया। बहुत खुशी, बड़ी खुशी की बात है। डीएम साहब चाहते तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए वो गांव वालों को टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र आने की नोटिस चस्पा कर सकते थे, लेकिन कोरोना के खिलाफ जीत हासिल करने की जिद उन्हें शहर से दूर इस दुर्गम इलाके में ले आई। उम्मीद है इनकी ये कोशिश नजीर साबित होगी और कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट होकर जल्द से जल्द टीका लेगा। अलीपुर द्वार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये बड़ा आरोप कमलनाथ ने लगाया। कमलनाथ ने ट्वीट किया और ये आरोप जड़ दिया। मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान को लेकर धांधली सामने आ रही है। ये कह रहे हैं एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ 100 टीके लगते हैं। सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल है। ट्वीट आपको दिखाते हैं कमलनाथ ने क्या ट्वीट किया। मध्य प्रदेश में टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है। एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, ये वो कह रहे हैं। एक तरफ आरोप भी जड़ रहे हैं, जबकि उसके अगले और पिछले दिन कुछ 100 टीके लगते हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर समर्थन करने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ ने अब वैक्सीनेशन में धांधली का आरोप जड़ दिया। आपको हम कमलनाथ के 2 ट्वीट को दिखाते हैं, जब उन्होंने वैक्सीनेशन महाअभियान के समर्थन में ट्वीट कर लोगों से कोरोना का वैक्सीन लगाने की अपील की थी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ को इसके लिए धन्यवाद भी दिया था। और आज के ट्वीट को भी दिखा रहे हैं, जब कमलनाथ ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक 20 जून का ट्वीट, पहले समर्थन, 23 जून को सवाल। ये 2 ट्वीट आप देख रहे हैं। 20 जून को ये कह रहे थे कि आप सभी टीका लगवाएं, मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रदेशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि वह 21 जून से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान में टीका अवश्य लगवाएं, अफवाहों में ना आए।
स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं। ये 20 जून का ट्वीट। आज का ट्वीट कुछ और कह रहा है। आज के ट्वीट में वो वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये कमलनाथ का दोहरा रुख है? आखिर दोहरा रुख क्यों? वैक्सीनेशन पर रुख तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस। और इस वक्त हमारे दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता और रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी प्रदेश मंत्री जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय सिंह साहब आपसे सवाल करूंगा। 20 जून को कमलनाथ समर्थन कर रहे थे, कह रहे थे टीका लगवाइए, अवश्य लगवाइए, अफवाहों में ना आए, स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाना है। 3 दिन बाद आखिर क्या हुआ? सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश सरकार की तो वो हालत हो गई है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। आदतन रूप से घपले घोटाले करना भाजपा सरकार की आदत पड़ गई है और ये टीकाकरण के नाम पर जो घोटाला हुआ है इससे ज्यादा निंदनीय और घटिया स्तर नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। भारतीय जनता उदाहरण नहीं अजय जी, उदाहरण नहीं, हमें सबूत चाहिए। आप किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं? बहुत ही उदाहरण है कमरुद्दीन जी। भारतीय जनता पार्टी के शासन वाला एक और राज्य उत्तर प्रदेश, जिसमें 21 जून को 7.5 लाख टीकाकरण होते हैं, 20 जून को भी 6.5 लाख होते हैं और 22 जून को भी 7 लाख होते हैं। मतलब जो एवरेज है वो अन्य दिनों में भी वैसा ही होता है। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में जहां 21 जून को 16.5 लाख टीकाकरण होते हैं, उससे पहले के 5 दिन में केवल 10,000, 5,000 और एक दिन पहले तो 1,000 से भी कम हो जाते हैं और टीकाकरण के अगले दिन फिर केवल 4,000। तो ये घपला घोटाला दिखाई नहीं देता है। हम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य को कोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को। बताइए, मैं राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ये संभव है कि 17 लाख लोग 21 जून को निकले? और क्या कांग्रेस पार्टी, अजय सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित है? ऐसे बयान क्यों सर? आज 17 लाख टीके कल नहीं लगेंगे, भविष्य की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्या जनता के मनोबल पर यह असर नहीं करेगा? आप लोग ऐसे बयानबाजी करेंगे, लोग वैसे नहीं टीका लगवा रहे हैं। कमरुद्दीन जी, मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिन का एवरेज है, लगभग 4 लाख टीकाकरण प्रतिदिन होते थे। तो टीकाकरण अभियान के 4 दिन पहले से लगातार भारी कमी कैसे हो गई? जब मध्य प्रदेश का लगातार 1 महीने का एवरेज 4 से 5 लाख टीकाकरण का है और उसके अगले दिन फिर केवल 4,000 टीके क्यों लगे? ये डेटा में हेरा फेरी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रिकॉर्ड बनाने के लिए धोखाधड़ी की है। क्या ये धोखाधड़ी है? क्या डेटा में हेरा फेरी है? कांग्रेस का ये बड़ा आरोप है सर, जवाब दीजिए। रजनी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, जो भी आरोप लगाया जा रहा है, उम्मीद करते कांग्रेस इसका अपना डेटा भी देगी और सबूतों के आधार पर आरोप लगाए जाएं तो सही होता है। हवाई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।